नमस्कार, जनशोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। पेपर लीक मामले पर एक बड़ा आंदोलन हो गया। कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर पर एक बड़ा आंदोलन किया, संसद को घेराव करने का प्रयास किया और कई दिनों तक ये आंदोलन चलता रहा। नीट यूजी परीक्षा भारत की केवल एक प्रवेश परीक्षा ही नहीं है, यह लाखों छात्रों के भविष्य की संभावना और भविष्य की उनकी योजनाओं पर असर डालती है और उनके कैरियर का एक महत्वपूर्ण पड़ाव भी है। प्रवेश के लिए परीक्षा में शामिल होने वाले युवाओं के अपने खुद के कुछ सपने होते हैं और जिसे वे इस परीक्षा में सफल होकर साकार करना चाहते हैं। 2026 में 26 में इसमें कथित कई अनियमितताएं सामने आई। पेपर लीक जिसमें प्रमुख थी और ये कई लेवल पर हो रही थी। एक तो जहाँ प्रिंटिंग हो रही थी वहाँ, फिर ट्रेवल जो इसका होता था, परिवहन जो होता था पेपरों का, वहाँ पर, और ऐसे कई जगह थे जहाँ पर ये पेपर लीक का पूरा जो एक माफिया है वो काम कर रहा था और वहाँ से पेपर लीक हो रहे थे और ये साल दर साल चल रहा था। ये केवल वर्तमान गवर्नमेंट के समय की बात नहीं है, ये पहले भी होते रहे हैं और इस शासनकाल में भी, यानी मोदी सरकार के शासनकाल में भी अलग अलग स्टेटों में भी ये सारी चीज़ें हुई हैं। इस पर प्रभावी अंकुश ही लगना चाहिए, बल्कि जनशोध की ये राय है कि ये किसी, जैसे अभी सरकार ने एक नियम बनाया है, संसद में नियम लाया है जिस पर पेपर लीक के अन्य अन्य मुद्दे पर एक कड़े प्रावधान है, 10 करोड़ तक का जुर्माना और भी कई जो दंड हैं वो उसमें नियोजित किए गए हैं। मगर सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न यही है कि क्या इस सब से ये रुक पाएगा, और हम जब इस एआई के और डिजिटल युग में हैं तो हमें इस तरीके की परीक्षा व्यवस्था की आवश्यकता ही क्या है। क्या सरकार कोई ऐसी पुख्ता ऑनलाइन एग्जामिनेशन की व्यवस्था नहीं बना सकती जिसमें इस तरीके के लूप की कहीं कोई संभावना ही न हो। जो प्रश्न के आंसर छात्र देते हैं वो क्या ऑनलाइन के माध्यम से नहीं किया जा सकता, इस पर गंभीरता से के सरकार को विचार करना चाहिए। इस पर संसद पर भी बहस हुई, विपक्ष ने अपने तर्क रखे, सरकार ने अपना तर्क रखा, उस पर राष्ट्रीय मीडिया पर बहुत बहस भी हो चुकी, उस पर हम नहीं जाएंगे। मगर जिस तरीके से आंदोलन हुआ, जिस रूप में हुआ, उस पर जरूर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। निश्चित रूप से पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा था और इस पर आंदोलन लाजमी था, मगर जिस तरीके से आंदोलन हुआ, पहले उसमें संख्या 1000, 2000, सैकड़ों में थी, फिर 1000, 2000 के आसपास पहुंची और अचानक से ये जो मामला बढ़ता गया। और इसके अलावा जिस तरीके की व्यवस्था वहाँ पे खान पान की, मदिरा पान की से लेके सारी व्यवस्थाएं जो चल रही थी, ये क्या एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन या एक कल की जन्मी पार्टी कर सकती है? प्रश्न यह भी है। प्रश्न यह भी है कि अतीत के इसी तरीके के आंदोलन ने अनेक नेताओं को जन्म दिया और ये पूरी पॉलिटिक्स फिर उसके आसपास घूमने लगी, जिसमें केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, हार्दिक पटेल और कन्हैया सिंह ऐसे अनेक नेता के नाम लिए जा सकते हैं। और इन सब का कहीं से कहीं कनेक्शन एक देश की पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस से जुड़ता है, जो अनेक अनेक मीडिया के माध्यम से सामने आया। जिस आप पार्टी के
सारे नेताओं ने, केजरीवाल और मनीष सिसोदिया और भी अनेक ने जिस एक कोयला घोटाले के विरोध में जिस पार्टी के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया अन्ना हजारे के नेतृत्व में, वही लोग फिर अलग अलग स्टेटों में बल्कि नेशनल लेवल पर भी उसी कांग्रेस पार्टी के साथ काम करने लगे। तो क्या ये आंदोलन भी उसी एक राजनीति के एक नेक्स्ट स्टेप है? क्या अब कांग्रेस भारत में अपना विश्वास खो चुकी है? क्या उस पर अब लोग ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं और वह सीधी राजनीति से अब परहेज कर रही है और अपने डमी कैंडिडेट को आगे बढ़ाकर राजनीति कर रही है? इस पर भी यक्ष प्रश्न है, क्योंकि जिस तरीके का आंदोलन हुआ, जिस तरीके की भाषा का वहाँ पर इस्तेमाल हुआ, जिस तरीके की पुलिस पर पथराव और उन पर वार हुआ, ये किसी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतंत्र के माध्यम से चलने वाली किसी पार्टी का आंदोलन नहीं लगता है। फिर जितना फंड इसमें इस्तेमाल किया गया, किसी नवजन्मी पार्टी, किसी नव उदित या जिनका भी नया उदय हुआ है, ऐसे राजनीतिक व्यक्ति के लिए इतना पैसा खर्च कर पाना संभव नहीं है। और जिस तरीके का बैकग्राउंड सीजेपी पार्टी के हेड का है, वह तो इतना कतई नहीं कर पा रहे हैं। तो आखिर ये पैसा आया कहाँ से? क्या भारत में बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका की जो एक स्थिति बनी है, उसे दोहराने का प्रयास किया जा रहा है? क्या इस आंदोलन के पीछे फंड का आधार विदेशी ताकतें हैं, या फिर ये फंड आंतरिक रूप से सारी विपक्षी पार्टियों ने लगाया है? आखिर सच्चाई क्या है? क्योंकि इस आंदोलन के पीछे किस तरीके का फंड लगा है, उस पर भी जांच होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जो अभी आज बयान सीजेपी पार्टी के प्रमुख का आया है, उसमें भी उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की थी कि जिन आंदोलनकारियों पर पूर्व से ही आपराधिक केस दर्ज हैं, उन पर जांच जारी रखी जाए। तो सीजेपी के लीडर ने बोला है कि सरकार इसे ना करे और सभी आंदोलनकारियों पर बिना किंतु परंतु के जो केस हैं और जो जांच है उसे तुरंत बंद करे। यानी सुप्रीम कोर्ट पर भी सीजेपी का विश्वास नहीं है, उसकी भी ये सीधी सीधी अवमानना है। तो क्या ये समझा जाए कि जो आपराधिक तत्व के लोगों को इसमें शामिल किए, मतलब जो शामिल हैं, जिन पर केस दर्ज हुआ है कहीं ना कहीं किसी रूप में, तो वो एक सोची समझी राजनीति के तहत शामिल किए गए थे? क्या सीजेपी के हेड को ये पता था कि आपराधिक पृष्ठभूमि के जो व्यक्ति हैं वो इस आंदोलन में शामिल हैं और उन्हें कहाँ कहाँ किस तरीके से इस्तेमाल करना था? क्योंकि इस पर भी सफाई फिर सीजेपी के लीडर को देनी चाहिए कि आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्तियों को उन्होंने इस आंदोलन में क्यों जोड़ा और इसकी आवश्यकता क्यों थी। इन सब मुद्दों पर विस्तार से बात करनी पड़ेगी। निश्चित रूप से पेपर लीक में सरकार फेल हुई है और सरकार के जो भी हेड थे उसको उस समय एक कठोर कार्रवाई करनी ही चाहिए थी, उन्हें किसी आंदोलन की राह नहीं देखनी चाहिए थी। मगर जिस तरीके का आंदोलन हुआ, जिस तरीके के नारे वहाँ लगे, जिस तरीके का पैसा वहाँ खर्च हुआ, उस पर भी प्रश्न खड़े होते हैं। और प्रश्न ये भी कि क्या ये आंदोलन भारत के हित में था या ये एक प्रैक्टिकल था बांग्लादेश, नेपाल, भारत को भी बनाने के लिए।
आप इस सब मुद्दे पर सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि आप सोचेंगे नहीं तो यह स्थिति राष्ट्र की बिगड़ भी सकती है। और प्रश्न जरूर कीजिए, क्योंकि आप पूछेंगे नहीं तो वो बताएंगे नहीं। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज को चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखते रहिए जनशोध। याद रखिए, सच को चिल्लाने की आवश्यकता नहीं होती और राष्ट्र सर्वोपरि है। नमस्कार।